हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट के लिए ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि ईवीएस को एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब एनसीईआरटी की जो क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की बुक है, उन्हें आपको पढ़ना है। एग्जाम से पहले ये किताबें आपको ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं वो इन्हीं किताबों में हैं। अब इन किताबों को कम समय में आपको पढ़ना है। यदि आपने पहले पढ़ ली हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पढ़े हैं तो कम समय में इन किताबों को आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये किताब पहले आप देख लीजिए। क्लास थर्ड की ये ईवीएस की एनसीईआरटी की नई वाली बुक है, जो बदल चुकी है। इसका नाम है हमारा अद्भुत संसार, हमारे आसपास की दुनिया। कक्षा 3 के लिए ये पाठ्य पुस्तक है ईवीएस की। अब इसमें जो लेसन दिए गए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए कौन कौन से लेसन आपको दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे 4 इकाई हैं, यानी 4 यूनिट हैं। पहला है हमारे परिवार और समुदाय, इसमें मेरा परिवार और मित्र, मेले में हम, त्योहार मनाएं एक साथ, ये 3 लेसन दिए गए हैं। दूसरी इकाई है जीवन आसपास, इसमें कुछ पेड़ पौधों की खोज, कुछ खोज पेड़ पौधों की, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं साथ। और अध्याय 6 है निर्भरता एक दूसरे पर। इसके बाद इकाई 3 है प्रकृति के उपहार, इसमें पानी है अनमोल, हमारा भोजन, स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो। और इकाई 4 है वस्तुओं की दुनिया, कैसे बनी ये वस्तुएं और क्या और कैसे करें इसका। ये इतने लेसन आपको पढ़ने हैं, यानी कुल 12 अध्याय हैं। ये 12 अध्याय आपको पढ़ने हैं। अब इस कम समय में आप इसे कैसे पढ़ेंगे, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि इन सभी के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। अब जो पहला लेसन है मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये पहला लेसन आप देख सकते हैं, मेरा परिवार और मित्र। इसमें परिवार और मित्र के बारे में बताया गया है। अब आपको इसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए हैं। इस पूरी किताब के शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए हैं। इसके अलावा क्लास फोर्थ और फिफ्थ की बुक के भी नोट्स कंप्लीट हैं। क्लास जो है मैंने शुरू नहीं कर पाई थी किसी कारणवश, नहीं तो इसे मैं अभी तक कंप्लीट करवा चुकती। लेकिन किन्हीं कारणों से क्लास शुरू नहीं हो पाई। अब मैंने इसकी शुरुआत की है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 15 दिन में ये एनसीईआरटी में कंप्लीट पढ़ा दूँगी। एक वीडियो में मैं 3-3 लेसन कंप्लीट करवाऊँगी। यानी कि जो आज का वीडियो है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, वो क्लास थर्ड की बुक के पहले, दूसरे और तीसरे लेसन के हैं। इन्हें मैंने पहले हाथों से बनाया है, फिर इन्हें मैंने टाइप करवा लिया है। पहले मैंने हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़ाया था। आप लोग वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि मैं पहले भी 2 बार पढ़ा चुकी हूँ। मैंने हाथों से नोट्स बनाकर पढ़ाया था, फिर वो नोट्स फ्री में प्रोवाइड भी करवाए थे। इस बार भी मैं करवा दूँगी। बस 15 दिन का समय दीजिए। इन 15 दिन में आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उसको भी बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये वीडियो वो देखता है, तो आप उसका ईवीएस वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस लगातार चल ही रही है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो, प्रैक्टिस की लगातार वीडियो आ रही है, और आज से आप लोगों को एनसीईआरटी की क्लास वाली वीडियो भी डेली मिलेगी। चलिए मैं आप लोगों को नोट्स दिखाती हूँ। आपका जो पहला लेसन है, अध्याय 1 मेरा परिवार और मित्र, तो आपको पूरा लेसन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसमें से क्या-क्या पढ़ना है, आपको परिवार के बारे में जानना है। परिवार क्या है? परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होता है। बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है कि कम समय में आपको एक बार के बाद दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। इस तरीके से मैंने नोट्स बनाई हैं। तो परिवार क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई है और बच्चों की पहली पाठशाला होती है। आगे बढ़ते हैं। परिवार के प्रकार क्या हैं? परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयुक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार। अब आप लोगों का कौन-सा परिवार है? संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 2 प्रकार के परिवार होते हैं, संयुक्त और एकल। अब संयुक्त परिवार क्या है? जब कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है। यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से समझ भी सकते हैं। जैसे यदि आपके परिवार में आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची या आपके पिता के बड़े भाई, जिन्हें ताऊ जी कहते हैं, उनकी पत्नी को ताई जी कहते हैं, और उनके बच्चे, आपके चाचा के बच्चे, ये सब लोग साथ में रहते हैं, तो ये संयुक्त परिवार कहलाता है। यानी कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, तो वह कहलाता है संयुक्त परिवार। आगे बढ़ते हैं।
एकल परिवार क्या है? जब परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यानी कि पति पत्नी हैं और उनके 2 बच्चे हैं और बच्चे अविवाहित, यानी कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये कहलाता है एकल परिवार। तो आपका परिवार कैसा है? एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है? या आपको कौन सा परिवार अच्छा लगता है? संयुक्त परिवार अच्छा लगता है या एकल परिवार अच्छा लगता है? तो उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीकाबू क्या है? यह छोटे बच्चों के साथ खेला जाने वाला खेल है। इस खेल में पहले छिपते हैं, फिर अचानक से पीकाबू कहते हुए सामने आ जाते हैं। तो ये पहला लेसन है, इसमें आपको इतने ही महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने हैं। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। परिवार के बारे में पढ़ना है। परिवार क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई है और बच्चों की पहली पाठशाला होता है। परिवार 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, उनके बच्चे, तो ये सभी रहते हैं। चचेरे भाई बहन रहते हैं, साथ में सभी रहते हैं, तो वह कहलाता है संयुक्त परिवार। और जिस परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, वह कहलाता है एकल परिवार। इसी लेसन में पीकाबू के बारे में बताया गया था। तो यह छोटे बच्चों के साथ खेला जाने वाला खेल है। इस खेल में पहले छिपते हैं, फिर अचानक से पीकाबू कहते हुए सामने आ जाते हैं, इस तरीके से। तो पहला लेसन क्लास 3 की बुक का कंप्लीट होता है। अध्याय दूसरा है मेले में हम। बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए। और यदि आप लोग चाहेंगे तो ये नोट्स भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस इतनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए ही की है। ये मैंने पहले हाथों से लिखे हैं, फिर इनको टाइप करवाया है। चलिए देख लेते हैं मेले में हम। अध्याय 2 है मेले में हम। मेला क्या है? जब बहुत सारे लोग किसी एक जगह पर किसी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्रित होते हैं, तो उसे मेला कहते हैं। यानी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं किसी एक जगह पर। कारण क्या हो सकता है? सामाजिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है, व्यापारिक या अन्य कारण से एकत्रित होते हैं, तो उसे मेला कहते हैं। मेले के ये दृश्य आप देख सकते हैं, ये मैंने एनसीईआरटी की किताब से ही लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं झूले लगे हुए हैं, कुल्फी की दुकान है और भी एक अन्य कई दुकानें हैं, मिठाई की दुकान है, कपड़े भी बेचे जा रहे हैं, खिलौने हैं, नक्शा लगा हुआ है मेले का। इसके अलावा नारियल पानी, स्टेशनरी, इन सब की दुकानें आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेले के प्रकार। मेले भी कई प्रकार के होते हैं। मेले धार्मिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक या खेल संबंधी हो सकते हैं। यानी धार्मिक मेले भी होते हैं, वाणिज्यिक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं और खेल संबंधी भी हो सकते हैं। तो मेले के प्रकार आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मेले के प्रवेश द्वार पर मेले का नक्शा लगा होता है। इसमें सभी स्टॉलों की जगह दिखाई जाती है। यानी कि जो प्रवेश द्वार होता है, जहां से आप मेले में प्रवेश करते हैं, वहां पर एक नक्शा लगा रहता है। उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी दुकान कहाँ पर लगाई गई है। इसी के पास एम्बुलेंस, पुलिस जीप और आग बुझाने वाली गाड़ी खड़ी होती है। अब सार्वजनिक जगह है, भीड़ भी होती है, तो वहां पर पुलिस भी होती है, एम्बुलेंस भी होती है और आग बुझाने वाली गाड़ी। क्योंकि यदि कोई घटना घटित हो जाती है, अप्रिय घटना, तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। जैसे आग लग जाती है तो आग बुझाने वाली गाड़ी इसीलिए होती है कि आग पर काबू किया जा सके। एम्बुलेंस इसीलिए होती है कोई घायल हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। और पुलिस इसीलिए होती है कोई चोर हो या किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो उसकी सहायता पुलिस द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। मेले में एक खोया पाया बूथ भी बना होता है, जिसमें अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग बैठे हैं। खोया पाया बूथ होता है तो उसमें स्वेच्छा से लोग कार्य करते हैं। मेले में बड़े बड़े झूले लगे होते हैं और झूला ही मेले की पहचान होती है। दूर से दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है। तो बड़े बड़े झूले लगे होते हैं और जादू का खेल, कठपुतली का खेल भी दिखाया जाता है। यानी जादू का खेल भी दिखाया जाता है। कुछ मेलों में आप कठपुतली का खेल भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेले में खाने पीने का भी बहुत सारा सामान मिलता है। खाने की चीजें हैं, जैसे मिठाइयाँ हैं और भी कई चीजें हैं मेले में मिलती हैं। इसके अलावा आइसक्रीम है और भी कई चीजें जो लोग खाना पसंद करते हैं, वो आपको मेले में देखने के लिए मिलेंगी। लोग खाते भी हैं, पसंद भी करते हैं। कुछ लोग तो मेला देखने ही इसीलिए जाते हैं कि अपनी मनपसंद चीजों को वहां पर खा सकें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मेले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस के साथ खोजी कुत्ते भी होते हैं। अब खोजी कुत्ते भी होते हैं सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पुलिस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये मैंने कुछ चित्र यहाँ पर दिखाए हुए हैं। प्राथमिक चिकित्सा, खोया पाया बूथ, मेला की सूचना, पार्किंग, यानी जो लोग गाड़ियों से आते हैं तो पार्किंग बनाई जाती है ताकि वहां पर गाड़ियां खड़ी की जा सकें। ये गाड़ियां आप देख सकते हैं, पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, ताकि कोई घटना यदि घटित हो जाए तो उस पर काबू पाया जा सके। और ये खोजी कुत्ते आप देख सकते हैं। ये जो चित्र हैं ये मैंने एनसीईआरटी की किताब से ही लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कुंभ मेला। तो कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। इसके बारे में एनसीईआरटी में अलग से बताया गया है, तो इसीलिए आपको भी याद रखना है। गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के किनारे पर होने वाला यह मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह है। यह मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में 12 वर्ष में एक बार लगता है। इस बार कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। यानी 2025 में जो कुंभ मेले का आयोजन हुआ है वह कहाँ पर हुआ है? प्रयागराज में। और ये 4 जगह आपको याद रखनी है जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कौन कौन सी है जगह? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इनमें 12 वर्ष में एक बार ये मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 है त्योहार मनाएं एक साथ। बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, तो आप लोगों से बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगी। क्लास 3 जो है 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में मैं 3 लेसन कंप्लीट करवाऊंगी। इसके बाद क्लास 4 और 5 जो है वो मैंने पुरानी किताबों से नोट्स बनाए हैं। जो आपकी पुरानी किताबें हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपके लिए, जो पुरानी किताबें हैं ईवीएस की। आपके सिलेबस के सभी टॉपिक आपको पुरानी किताबों में ही मिलेंगे और पुरानी किताबें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उनके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हैं, उनको मैं इसी तरीके से एक साथ 3-3, 4-4 लेसन कंप्लीट पढ़ा दूंगी, क्योंकि 15 दिन मैंने दिए हैं और इन 15 दिन में मैं आपका कंप्लीट ईवीएस करवा दूंगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो अध्याय 3 है त्योहार मनाएं एक साथ। तो इसमें ट्यूलिप का त्योहार, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? ट्यूलिप का त्योहार भारत में जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी श्रीनगर है, तो ये आपको याद रखना है। तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। यह महोत्सव वसंत ऋतु के दौरान आमतौर पर मार्च और अप्रैल में, जब श्रीनगर में ट्यूलिप उद्यान पूरी तरह खिलते हैं, तब आयोजित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ट्यूलिप का जो त्योहार है ये श्रीनगर में मनाया जाता है। जब मार्च और अप्रैल में ट्यूलिप के जो उद्यान होते हैं वो पूरी तरीके से खिल जाते हैं, तब इस त्योहार को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूलिप के उद्यान है, ये ट्यूलिप के फूल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशु का त्योहार। ट्यूलिप का त्योहार तो श्रीनगर में मनाया जाता है। अब विशु का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो विशु, जिसे विशुकनी भी कहते हैं, विशुकनी भी कहते हैं, केरल में मलयाली या नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो इसका आयोजन केरल में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इस त्योहार में अमलतास के फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशुकनी बनाते हैं। तो अमलतास के फूलों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अमलतास के फूल होते हैं पीले रंग के। तो विशु का त्योहार केरल में मनाया जाता है, ये आप याद कर लीजिए। ट्यूलिप का त्योहार श्रीनगर में और विशु का त्योहार केरल में। अमलतास के फूलों का प्रयोग किया जाता है। अमलतास के फूल कैसे होते हैं? पीले रंग के। आगे लिखा है वसंत के त्योहार। तो वसंत के त्योहारों को बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वसंत प्रकृति का उत्सव है। भीषण ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। क्योंकि बसंत के त्योहार के पहले बहुत भीषण सर्दी होती है, उसके बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो जो फूल होते हैं चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं। वसंत के त्योहार में बुरांस के फूलों, अमलतास के फूलों, ट्यूलिप के फूलों से सजावट की जाती है।
तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुरांस के फूल हैं, ये अमलतास के फूल हैं, ये ट्यूलिप के फूल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहुल। सरहुल त्योहार को झारखंड में वसंत ऋतु में मनाया जाता है। अब इसके बारे में अलग से एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें बताया गया, ये चित्र भी मैंने वहीं से लिया है। तो सरहुल त्योहार जो है झारखंड में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक नृत्य करते हैं और साल यानी सखुआ के पेड़ तक जुलूस निकालते हैं। तो ये होता है सरहुल का त्योहार। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये साल का वृक्ष है, इसे सखुआ का वृक्ष भी कहते हैं। तो उसी सखुआ के वृक्ष तक लोग जुलूस निकालते हैं। इसके अलावा वे साल के फूल और अंकुरित अनाज लेकर जाते हैं। धरती और सूर्य की आदर व सम्मान के साथ धरती और सूर्य को आदर और सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। वे ढोल, नगाड़े और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते, नाचते गाते हुए सरहुल मनाते हैं। तो मुख्य रूप से आपको याद क्या रखना है, सरहुल का त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। ट्यूलिप का त्योहार श्रीनगर में, विशु का त्योहार केरल में, सरहुल का त्योहार झारखंड में। और वसंत के जो त्योहार हैं, भीषण ठंड के बाद जब फूल खिलते हैं तो ये वसंत के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें बुरांस के फूल, अमलतास के फूल, ट्यूलिप के फूलों से सजावट की जाती है। अब इसी लेसन में आपको त्योहार के दौरान बनाए जाने वाले व्यंजन के बारे में भी बताया गया है। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है, वहां उसमें मैंने लिख दिया है। व्यंजन क्या है, ठेकुआ। ये छठ पूजा को बनाया जाता है। छठ पूजा बिहार में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। विशेष रूप से बिहार में ये मनाया जाता है, और भी राज्यों में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, लेकिन ये विशेष रूप से बिहार राज्य का त्योहार है। खजूर का केक क्रिसमस को बनाया जाता है। गुजिया जो है होली को बनाई जाती हैं। और भी व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन ये एक मुख्य व्यंजन बनाया जाता है प्रत्येक त्योहार में, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। होलिगे जो है ये उगादी त्योहार में बनाया जाता है। सद्या ओणम में, और सेवैया ईद उल फितर में। तो ये आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है। इसमें से ठेकुआ इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है बिहार राज्य का जो संबंध है मधुबनी चित्रकला से और है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो अभी आपको इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाक। हाक क्या है, एक कश्मीरी व्यंजन है। इसके बारे में अलग से लिखा हुआ था, तो मैंने इसीलिए यहाँ अलग से लिखा हुआ है। हाक जो है कश्मीरी व्यंजन है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों से बनाया जाता है। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक है और भी कई पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनसे एक व्यंजन बनाया जाता है। कश्मीरी व्यंजन है, इसका नाम है हाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला। इसी लेसन में विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला के बारे में भी बताया गया। विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इसे हिमालय अर्थात बर्फ का घर कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है। यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। यह चोटी 8,848 मीटर ऊंची है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, ये हिमालय में है, और ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यह चोटी 8,848 मीटर ऊंची है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है? तो शांत घाटी केरल में है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकेत चिन्ह और उनके अर्थ लिखे हुए हैं। वाहन खड़ा ना करें, तो जहां पर वाहन ना खड़ा करने की हिदायत दी जाती है वहां इस तरीके का चिन्ह बना होता है। कृपया हॉर्न मत बजाएं, तो यहाँ पर आप ऐसा चिन्ह देखेंगे। गति अवरोधक, वहां पर ऐसा। यू टर्न मना है, तो इस तरीके का आपको चिन्ह मिलेगा, संकेत चिन्ह। और आगे विद्यालय है, तो इस तरीके का चिन्ह आपको मिलेगा। तो ये संकेत चिन्ह भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए थे, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिए। तो छोटे छोटे से 3 लेसन मैंने कंप्लीट पढ़ाए हैं आज की वीडियो में। तो 3 लेसन आज आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 3 लेसन मैं कंप्लीट फिर से पढ़ा दूंगी,
और ज़रूरत हुई तो एक दिन में मैं 1 से अधिक वीडियो भी लेकर आऊँगी, लेकिन 15 दिन में ये आपका कंप्लीट करवा दूँगी। 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो ये आप ये मान के चलिए कि जनवरी भर में इसे मैं कंप्लीट पढ़ा दूँगी। जनवरी में अभी आप ये मान के चलिए 15 दिन शेष हैं। 31 का महीना है, 16 दिन मान के चलिए, 16 दिन शेष हैं अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में भी 3 लेसन में पढ़ा दूँगी। इसी तरीके से प्रत्येक वीडियो में 3-3 लेसन में कंप्लीट करवा दूँगी। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जनवरी में आपका जो जनवरी में जितने दिन भी शेष हैं, उतने दिन में आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा और आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं और इन्हें आप एक बार पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, आपको ये याद हो जाएँगे और प्रैक्टिस साथ में चल ही रही है, तो दोनों ही देखते रहिए और 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो मेरा प्रॉमिस है ये मैं पूरा करवा दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।